नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल हेराल्ड न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा जी। मैं आई हूं एक बार फिर आपके साथ एक नए मुद्दे को लेकर और देश में ये मुद्दा बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आज बढ़ती हुई बेरोजगारी, घटती हुई आमदनी, बढ़ते हुए दामों को लेकर। अर्थशास्त्र की ये एक पुरानी कहावत है कि महंगाई उन लोगों पर लगाया गया टैक्स है जो अन्यथा टैक्स देने की हालत में नहीं होते। आमतौर पर यह भी माना जाता है कि महंगाई गरीब तबके को सबसे ज़्यादा परेशान करती है, लेकिन कोरोना काल के आगमन से जो हालात बने हैं उसमें महंगाई मध्यम वर्ग को भी उतना ही परेशान कर रही है जितना गरीब तबके को। पेट्रोल डीजल के दाम 100 के पार पहुंच गए हैं। 1.5 साल से जो उपभोक्ता कोरोना की मार झेल रहा है, बेरोजगार है, आखिर कब तक झेलता रहेगा? सरकारों की कोई जवाबदेही उनके प्रति है कि नहीं? संकट की इस घड़ी में नेताओं को कम से कम राजधर्म निभाना ही चाहिए। दूसरी ओर अगर हम बात करें दोस्तों, तो बढ़ती कीमतों के कारण लोगों का जीवन अधिक कठिन हो गया है और लोग इसमें कई हद तक तनावपूर्ण रहते हैं, पीड़ित हैं। नौकरियां जा रही है, महंगाई बढ़ रही है, लोगों में तनाव का कारण बढ़ रहा है। एक तरफ जहां रोजगार नहीं है, वहीं दूसरी ओर महंगाई की ये मार ने जीना मुश्किल कर रखा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में जो महंगाई बढ़ रही है, लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इस पर आप क्या करें? पेट्रोल तो बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं। लगभग एक आम आदमी का जो जीना है वो लगभग दूभर हो चुका है। इतने पेट्रोल के रेट पिछले 70 साल में नहीं बढ़े, जितने कुछ 5 साल में बहुत ज़्यादा ही पेट्रोल के रेट बढ़ गए। जी, तो सर लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा है, मतलब सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जो लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं महंगाई को लेकर, और सर बेरोजगारी भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को। जी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है सरकार को, लेकिन सरकार इसको समझ नहीं पा रही है। पिछले 20 साल में जितनी महंगाई हो गई है, इतनी हमने कभी अपने टाइम में देखी नहीं है महंगाई। तो ये सरकार का बहुत बड़ा मुद्दा है और सरकार को इस पर सोचना चाहिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। कहीं ना कहीं तेल के दाम हैं, पेट्रोल के दाम हैं, और भी जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी महंगी होती जा रही है। मेरा नाम है अशोक प्रजापति। सर आपको क्या लगता है, सरकार जो लगातार ये कर रही है, ये सही है कि महंगाई को लगातार बढ़ा रही? पेट्रोल के दाम आज 100 के पार हो गए, डीजल 100 के पार हो गया, लेकिन किसी भी तरह की सरकार के कानों में चूक तक नहीं रेंग रही है। लगातार प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन उसके खिलाफ नारेबाजी हो रही है, लेकिन सरकार के कानों तक कभी भी आवाज़ नहीं जा रही। आम जन लगातार परेशान है। आप इस पर क्या करें? इस पर मैं ये कहूँगा कि सरकार जो भी कर रही है वो अच्छा नहीं कर रही है, गलत कर रही है। गरीबों को मार रही है, गरीबों को घर से बेघर कर रही है। जो गरीब 8,000 9,000 सैलरी में 10-12 साल से काम कर रहे हैं, उनकी सैलरियाँ नहीं बढ़ रही है, वो अपना घर बहुत परेशानी से चला पा रहे हैं। सर आगामी दिनों में चुनाव, कुछ समय में हम चुनाव की तैयारियाँ करेंगे, बीजेपी या कांग्रेस, आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? कांग्रेस को वोट दूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका नाम? नीलेश परिहार। आप क्या करते हैं सर? सर कैसे आप अपने घर का पालन कर रहे हैं, क्योंकि जो महंगाई है वो तो लगातार बढ़ रही है। तेल के दाम इतने पहुंच गए कि आज आम आदमी 2 समय का भरपूर खाना खाने के लिए उसको सोचना पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है इस समय में ये जो महंगाई बढ़ रही है, और सब पेट्रोल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं, इससे हम कोई भी अनजान नहीं है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आपकी क्या राय है? तो यही रहा है कि तो अति हो गई है महंगाई की अति हो गई है। अब सरकार को सोचना चाहिए कि लॉकडाउन से निपटा गरीब, और इतनी एकदम से उसके जीवन में इतना बड़ा बोझ, अब अति हो गई महंगाई के हिसाब से। अब कम करें मोदी जी प्लीज। सर आप किस सरकार को पसंद करेंगे आप वोट देना, क्योंकि लगातार ये भी ऐसा यूपी में चुनाव आने वाले हैं, मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव की घोषणा हो गई है, तो आपको क्या लगता है कौन सी, कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी, कौन सी पार्टी आपको ज़्यादा प्रभावित कर रही है? तो कांग्रेस में तो क्या है, कोई चेहरा है ही नहीं है। यही बात मोदी जी की, बस महंगाई कम कर दे तो उनसे अच्छा कोई प्रधानमंत्री नहीं है। मतलब मोदी जी आपको पसंद है? उनको है मोदी जी, कि हिंदू है, हिंदू तत्व के साथ है। मतलब पेट्रोल और डीजल के दाम अगर कम कर दिए जाए तो मोदी जी को वोट देना पसंद करेंगे? एक लंबा काम है यार, महंगाई कम कर देंगे मोदी जी, मतलब वोट तो मोदी जी को ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी पेट्रोल के कहीं ना कहीं आप भी गाड़ी चलाते हैं, एक पेंटर है, छोटे से आमदनी में अपना घर खर्च चला रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, आप कौन सी सरकार को पसंद करेंगे आने वाले समय में और किसको वोट देंगे? मैडम सरकार काम तो अच्छा कर रही है, पर महंगाई कितनी बढ़ा रही है। काम तो अच्छा कर रही है, पर सरकार महंगाई इतनी बढ़ा रही है कि आदमी का जीना मुश्किल है। तो आप सरकार को क्या कहेंगे? सरकार को यही कहेंगे कि दामों को रोको। तेल का भाव क्या है, पेट्रोल का भाव क्या है, आदमी 300-400 रोज कमाने वाला कैसे घर चला रहा है, उसको हम आदमी किराया देगा, टंकी देगा, क्या करेगा।
1000 रुपये की टंकी है, कैसे भरवाएगा? 2-3 दिन खाना नहीं बनता लोगों के घर में, क्या करें? तो सर ये जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी लगातार युवा वर्ग एक परेशान है, आप भी एक युवा है, युवा वर्ग परेशान है, इस पर क्या करें? वह क्या करेगी? उसमें काम धंधा ही नहीं मिलता समय पे, खाएगा क्या? मेन चीज़ ये है, काम पे जाओ तो आदमी को 300 दूँगा, बोलो तो 250 दूँगा, तो ये आदमी घर कैसे चलाना, मुझे ये बताओ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम आपका नाम? मैम थोड़ा जोर से बोलिए। मैम आप एक चूँकि महिला हैं और आपके लिए घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा होगा क्योंकि तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो इस पर आप क्या करेंगे? कि आप हमारे लिए कुछ भी सुविधा कीजिए, कम करिए, क्योंकि मैं तो एक विधवा अकेली लेडीज़ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। तो मैम सरकार की तरफ से विधवाओं को जो पेंशन दी जा रही है, सरकार की तरफ से इतनी योजनाएं दी जा रही है, क्या आपको उन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है? हाँ, बहुत पेंशन तो मिलती है मुझे, और मेरे बच्चों को भी मतलब मैं सोचती हूँ कि अच्छे स्कूल में डाल दूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा। महंगाई को लेकर लगातार परेशान है, तो आप अपना जीवन यापन कैसे करती है? आप क्या करती है, मतलब मैं- कैसे कमाती है? काम करती हूँ, क्या रुपए रोज की मैं काम करती हूँ? मुझे तो 6,000। अच्छा, सिर्फ 6,000 रुपये महीने में आप काम करती हो और अपना जीवन यापन करती हो, उसके साथ आप बच्चों को भी पालन पोषण करती हो। आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार से कि हमारी कुछ मदद करें। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम एडवोकेट मनोज साहू। सर ये जो रोजगार घट रहा है, महंगाई बढ़ रही है, चूँकि आप एडवोकेट भी हैं, आप लगातार कोर्ट में केस लड़ते हैं, आपको क्या लगता है सर जनता किस तरीके से इस केस को लड़ सकती है? क्योंकि जनता ने मोदी जी को चुना था इस बेस के लिए कि महंगाई घटेगी, रोजगार मिलेगा, युवा लगातार परेशान है, जनता बहुत दुखी है, आप इस पर क्या करें? देखिए मैडम, जो महंगाई बढ़ रही है उसके कई अप्रत्यक्ष कारण भी हैं, ठीक है। अब मोदी जी हैं जिसको आपको ऐसा लगता है कि हमारा जो प्रधानमंत्री है वही हर चीज़ का जिम्मेदार है, तो आप देखिए जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद में देश स्थिर नहीं हो पाया है। पहले हम देखते हैं कि बिहार वगैरह में बाढ़ आ गई ना, वहाँ जो भी प्राकृतिक आपदाओं आई उससे कई रोजी रोजगार खराब हुए, है ना। उसके बाद ये कोरोना जो मोदी जी ने लाए, कोरोना तो एक प्राकृतिक आपदा है। अब ये जो प्राकृतिक आपदा आई है इसके कारण पूरा अनबैलेंस हो गया है, मजदूरों ने पलायन करा है। जो मजदूर यहाँ से छोड़ के अपना जो उद्योग चल रहे थे उनको छोड़ के अपने गाँव चले गए। अब वहाँ जब गाँव गए तो उद्योग बंद हुए, उसमें बहुत सा ऐसा सामान था जो कुछ समय बाद खराब हो जाता है, तो ऐसा है कि इंडस्ट्रियल वालों को भी बहुत नुकसान हुआ। अब ये उसके बाद जब थोड़ा सा पटरी पे आई थी गाड़ी तो वापस से कोरोना की दूसरी लहर आ गई। तो ये तो मेरे हिसाब से जो महंगाई बढ़ रही है इसके अंदर एक तरीके से प्राकृतिक आपदाओं का बहुत बड़ा हाथ है। सिर्फ भारत में आई थी कोरोना, सिर्फ भारत में था कोरोना काल, पूरा विश्व कोरोना से प्रभावित था सर, हर देश प्रभावित था, लेकिन उसके बाद भी हमारे पड़ोसी देशों में पेट्रोल के दाम बढ़े नहीं है सर, कहीं ना कहीं वही स्थिर रहे, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर पेट्रोल के दाम लगातार रहे। अच्छा, पूछा जाता है तो कहा जाता है सरकार के द्वारा आर्थिक स्थितियों से जूझ रही सरकार की वजह से पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए, इस पर आपको क्या लगता है? देखिए मैडम, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि इसके लिए जब कदम उठाने गए उसमें बोला है कि ये पेट्रोल को जीएसटी के अंतर्गत लाया जाए, ऐसा केंद्र का प्रस्ताव था। जो पेट्रोल है उसके अंदर अधिकतर जो भाग है वो प्रदेश की सरकारों ने खानी है, ठीक है। उसके अंदर वो उनके मुख्यमंत्रियों के हाथ में, वो चाहे तो कम कर दें। उसके अंदर आप बोले कि नहीं, आप मोदी अगर आप इस बात में अगर हम किसी को सिर्फ नेगेटिव रूप में देखें कि हर बात का जिम्मेदार मोदी, आप ये समझिए कि आप उसको पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाना चाह रहे हो, तो आप उसको जीएसटी के दायरे में ला दीजिए। फिर आप देखिए जो भाजपा शासित प्रदेश है अगर वो पेट्रोल के दाम कम करे तो दूसरे प्रदेशों वालों को भी कम करना चाहिए। और रही बात जो आप बोल रहे हो ना कि अपने पड़ोस के देशों में पेट्रोल के दाम स्थिर हैं, तो आप वहाँ ये देखिए कि वहाँ जो जनसंख्या बढ़ रही है उसकी दर क्या है, वहाँ पे किस रेशो में, किस अनुपात में आबादी बढ़ रही है। और मैं ये मानता हूँ कि कई मोर्चों में हो सकता है कि सरकार जो है, जो जनता जो अपेक्षा कर रही है उसके अंदर विफल हो रही होगी। लेकिन देखिए आप खुद ही बताइए कि हर बात में अगर सिर्फ मोदी अकेले का आप बोले कि यार ये प्रधानमंत्री बने मोदी जी ने ही करा, मोदी जी के अलावा भी तो उनकी टीम है, वो टीम की भी तो जिम्मेदारी बन रही है ना। आप सिर्फ उसको टारगेट कर रहे हैं ना, आप उनके नीचे वालों को भी तो देखिए। जो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, आप उसको टारगेट करो ना, वो कम क्यों नहीं कर रहे हैं? वो जीएसटी का वो प्रस्ताव भेजे कि भैया हम हमारे मध्य प्रदेश में जीएसटी का प्रस्ताव में मंजूर, हम जीएसटी में लेके उसको कम कर लेंगे, वो कम कर सकते हैं ना। सर सरकार का वादा था,
सरकार का वादा भी था और दावा भी था। सरकार जब बनी थी तो उनका कहना था कि महंगाई कम होगी। कांग्रेस की सरकार के समय पे लगातार बीजेपी विरोध प्रदर्शन करती थी महंगाई को लेकर, और आज अगर विरोध प्रदर्शन किया जाता है महंगाई को लेकर बात किया जाए या रोजगार को लेकर बात की जाए तो सब जेल में डाल दिया जाता। चूँकि आप एक एडवोकेट है, आप लगातार कोर्ट में केस लड़ते हैं, इस पर आपकी अपनी क्या? मैडम मुझे तो पहले ये बताइए कि ऐसे कितने लोगों के नाम मुझे लिस्ट दे दीजिए जिनको इन्होंने ये सब महंगाई के ऊपर प्रदर्शन करा और उनको उठा के जेल में सर, भोपाल का किस्सा देख लीजिए। भोपाल में अभी कुछ दिनों पहले जब स्टूडेंट ने अपना मुद्दा उठाया तो वाटर कैनन के द्वारा उनके ऊपर उछाल किया गया, पुलिस का प्रदर्शन लाठीचार्ज किया गया। तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं युवा लगातार बेरोजगार है? आज हमारे देश का भविष्य कहाँ जा रहा है? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अब अगर युवा है, आप भी हो मैडम, आप जो आपको रोजगार मिला, अभी आपको मिला कि हमको पत्रकारिता में क्षेत्र में जाना है, अभी आप स्टार्टिंग करोगे तो आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। आज का ये जो भी युवा है वो जाता है डायरेक्ट, वो सोने की चम्मच बोले मैं तो अगर 1 करोड़ का पैकेज मिलेगा, 10 लाख का पैकेज मिलेगा तो मैं यही काम करूँगा। स्टार्टिंग तो उसको शुरुआत तो करना ही पड़ेगी ना, छोटे से काम से। जब वो छोटे से काम से शुरुआत करेगा, ठीक है, तो होगा। डिग्री जो है, अगर वो डिग्रियों से रोजगार मिल जाता तो आज बिल गेट्स और इनके कहने कोई बड़ी बड़ी डिग्रियाँ नहीं थी, तेंदुलकर के कहने कोई बहुत बड़ी डिग्रियाँ नहीं थी। डिग्री के नाम पे आदमी सोच रहा है कि मैंने बहुत बड़ी पढ़ाई कर ली है, उसको छोटा काम करने में शर्म आ रही है। तो ये ऐसा तो कैसे काम चलेगा मैडम? आप ही बताइए कि भाई अभी 2 साल से कोर्ट के अंदर कितने ही हमारे कोर्ट बंद रही, ये हुआ तो भी अधिवक्ताओं ने तो ये कभी आवाज़ नहीं उठाई कि हम बेरोजगार हैं तो हमारे को ये करो। भाई जिसको जो है ठीक है, भाई ये प्राकृतिक आपदाओं का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। और युवाओं को ये जो डिग्रियों के पीछे भागना है कि इतना पैसा लगा के वो बड़े बड़े कॉलेजों की बिल्डिंग देखते जितना पैसा इन्वेस्ट करते, उनकी जगह अपने अंदर एक कार्य क्षमता उत्पन्न करना चाहिए। नीरज चोपड़ा भी अगर बैठे रहता है बोले मैं तो बेरोजगार हूँ, मैं तो डिग्री के पीछे बैठूंगा, मैं बड़ा कोर्स करके जाऊँगा। आज उसका अपना मेहनत करी, उसको अपनी मेहनत का भरोसा था, आज इतना गोल्ड जीता सीधे 10 करोड़ रुपये, आज इतना कोई गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगा। दूसरे रास्ते भी सरकारी नौकरी पाने के, प्राइवेट नौकरी पाने के आदमी को इतना करके जो भागेगा, जो सोचेगा मैं मतलब घर में बैठ के एयर कंडीशनर में मुझे जॉब मिल जाए तो ये बहुत मुश्किल है। आदमी को सड़क पे अपने बच्चों को उतारना पड़ेगा। जापान में देखिए जो छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े घरों के, उन छोटे छोटे बच्चों ने भी गाड़ियाँ के कांच वगैरह साफ करके उनके माँ बाप स्कूल उनको बताते कि मेहनत करना सिखाते, उनको शर्म नहीं आती कि हम छोटा काम कर रहे हैं। काम कोई तो छोटा या बड़ा नहीं होता। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाने से जरूरी देश की महंगाई को कम करना था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट? अब देखिए मैडम, अगर हमारे को जो बाहरी जो आप एक तरीके से मैं आपको बताऊँ तो हमारे जो दूसरे मुल्क है जिनसे हमारी कंपटीशन है, आज हमारी कंपटीशन पाकिस्तान से नहीं है, आज हमारी कंपटीशन श्रीलंका से नहीं है, आज हमारे कंपटीशन चाइना से, अमेरिका से, ब्रिटेन से, इस लेवल पे। तो उस लेवल का हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, उस हिसाब का हमको हमारा देश बताना पड़ेगा कि हाँ हमारा देश इस लायक है कि आप विदेशों से जब इन्वेस्टमेंटरों को आपको लाना है तो आपको वैसी सुविधा उनको दिखाना पड़ेगी ना कि भैया हमारे पास ये है, हमारे यहाँ पे भी ऐसी है, हमारा एयरपोर्ट ऐसा है। आप क्या करते हैं? सर ये बताइए, मोदी सरकार में जनता लगातार त्रस्त है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, आम जनों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, रोजगार नहीं है, युवा बेरोजगार है, प्रदर्शन कर रहा है, जेलों में डाला जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? भाई आपके कहने से या मेरे कहने से जनता त्रस्त नहीं हो जाती है। आज देखिए वर्तमान स्थिति में भारत देश की स्थिति, विगत 70 साल कांग्रेस के शासन की तुलना कीजिए और 7 साल आज मोदी जी जो केंद्र में प्रधानमंत्री बने हैं उस शासन की तुलना कीजिए। भारत देश में आज जितना विकास कार्य विगत 7 में पार्टी स्तर पर बात नहीं कर रहा हूँ बीजेपी या कांग्रेस की, आप यथार्थ में देखिए कि आज 7 साल में अपने भारत देश में कितने विकास हुए हैं। गाँव को शहरों से जोड़ा गया है, और जो आप कह रहे हैं कि पब्लिक में जो नौजवान लोग बेरोजगार है, तो नौजवान लोग बेरोजगार इस कारण से हर नौजवान चाहता है मैं कलेक्टर बन जाऊं, भले वो उस योग हो या ना हो, क्योंकि हर व्यक्ति के लेवल के काम आज भी उपलब्ध हैं। यदि एक व्यक्ति को अपन बोलते हैं वो खाली खड़ा तो बोले भैया ये काम कर दे 200 रुपये में तेरे को दूंगा, तो वो क्या बोले अरे साहब मैं 200 रुपये का काम नहीं, मैं तो VIP आदमी हूँ, तो वो काम ही नहीं करना चाहता रोजगार का नौजवान। सर आप मोदी सरकार के 4 विकास कार्य बताइए। मोदी सरकार का सबसे पहला विकास काम तो भारत देश में यही हुआ है कि मोदी सरकार ने आज भारतवर्ष में सब व्यक्ति के लिए समानता का अधिकार दिया, उसको अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार दिया। जो आज उसके फंडामेंटल राइट का अमल नहीं हो रहा था उसका पालन करा रही। आज देखो जम्मू कश्मीर में देखो 370 विगत 70 साल से नेहरू जी और गांधी जी के समय उनने लगाई थी, उसका कश्मीर में कितना मतलब उसका
शोषण करा। वहाँ के जो मुस्लिम वर्ग के अल्पसंख्यक वर्ग के लोग थे उनने इतना शोषण करा और उस योजना से अरबों खरबों रुपया भारत सरकार का, जो देश का एक आम नागरिक टैक्स देता, उसके पैसे का उनने भरपूर दोहन किया। जम्मू कश्मीर में जो निचले स्तर का व्यक्ति था उस तक उस योजना का लाभ ही नहीं मिला उसको। आज देखिए रिकॉर्ड उठा रहे, बिना 70 साल में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष मतलब पैकेज में कितने अरबों खरबों केंद्र सरकार ने दिया। शिक्षकों से बात करी, सबने अपनी अपनी राय रखी। किसी ने कहा विकास का कार्य लगातार होता जा रहा है, किसी ने कहा कांग्रेस ये अपनी जनता के सामने अपनी झूठी राय बनाने के लिए सब कार्य कर रही है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं ग्लोबल हेराल्ड न्यूज़ में हूँ आपके साथ।